हेलो, यस सर। मॉर्निंग। आपको आवाज आ रही है मेरी? चलिए, सारे लोग आ गए, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। चलिए, बच्चे तो बहुत ही कम ज्वाइन किए बेटा। खैर, कहाँ रह गए सारे बच्चे? हेलो, हेलो। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं ना। चलिए, तो मैं आपको एक फाइल शेयर करता हूँ, ये कुछ पीपीटी वाली फाइल है, तो मैं शेयर करता हूँ। वो हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। आपको पीपीटी का मन था तो पीपीटी से हम कर लेते हैं। शेयर कर रहे हैं आपको एक फाइल। शेयर द स्क्रीन। चले, हेलो। हाँ, हेलो। हेलो, क्या आवाज आ रही है सबको? यस सर। ठीक है, शेयर हो गई ये फाइल। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, सबसे पहले हम एनालिटिक फंक्शन की बात करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट ईयर लोगों ने पढ़ा था ये, उसमें नहीं आएगा। हाँ जी, तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिक फंक्शन की। उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि इसकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और दूसरा इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए।
अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं। सो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर एनालिटिक, ये वही फंक्शन है, ये आपका जेड स्क्वायर का है। इसको अगर आप लिखना चाहो जेड स्क्वायर की फॉर्म लिख तो ये है e टू द पावर जेड वाला फंक्शन हो गया। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ आपको, ये सब वो करके बता है ना। एक ये क्वेश्चन बनता है, शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली एट 0, तो ये आता है। हाँ, शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली ऑन द पॉइंट x इज इक्वल टू y, ये भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करा देते हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग का ये एक डेफिनेशन है, ये सब ठीक है, इसमें कुछ विशेष नहीं है। अब आ जाइए, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक टू बी रीड आउट टुडे। ये वो टॉपिक है जो पहला हमें पढ़ना है। कॉची रीमैन इक्वेशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। कुछ नहीं करना होता, आपके पास लिखी होती है इक्वेशन, सीआर इक्वेशन। आपके पास सीआर इक्वेशन लिखी हुई है सबके पास? हेलो सर। एक्स और वाई में सीआर इक्वेशंस लिखी होंगी आपके पास, देख लीजिए सब लोग क्या लिखी हुई है, उनको रिवाइज कर लीजिए। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स, ये सबके पास लिखा हुआ है। लिखा हुआ है क्या? हेलो सर एक बार अगेन दोबारा से लिख लें। हाँ, मैंने लास्ट डे लिखवा दिया था, आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर नहीं लिखा है तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं हम लोग। डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल बी ओवर डेल वाई, और दूसरी इक्वेशन होती है डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू डेल बी माइनस डेल बी ओवर डेल एक्स। सर आपकी आवाज बहुत धीरे धीरे आ रही है। मेरी आवाज धीमी आई है, एक सेकंड होल्ड करिए। वैसे धीमी आनी नहीं चाहिए, मैं और इसको फास्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये फिर आपको थोड़ा प्रॉब्लम दे सकती है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए कितना आ रही है। यस सर, अब ठीक है। अभी ठीक आ रही है। चलिए, तो लास्ट डे हम लोगों ने सीआर इक्वेशंस पढ़ी थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, उसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे। तो उसमें दो सीआर इक्वेशंस पढ़ी थी, डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, पहली इक्वेशन थी। और दूसरी इक्वेशन थी डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डेल एक्स। ये याद है सबको? याद है बेटा? यस सर। ठीक है, दीज आर सीआर इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं। अब एक दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं जिन्हें हम पोलर कोऑर्डिनेट या सर्कुलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वो होते हैं आर थीटा। इन इक्वेशन को आर थीटा की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है? उन्हीं इक्वेशंस में जो आपको ऑलरेडी याद है कार्टेशियन वाली इक्वेशंस में, नोट में लिख लीजिए। ये रटने का तरीका है, ड्राइव करने का तरीका नहीं। इट इज नॉट ए प्रॉपर वे टू ड्राइव पोलर सीआर इक्वेशंस, दिस इज जस्ट टू रिमेंबर सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, है ना? जो मैं बताने जा रहा हूं नोट में लिख लीजिए। बोलूं क्या मैं? यस सर। हाँ, कुछ नहीं करना, जिसमें डेल एक्स लिखा हुआ है ना, डेल एक्स, तो डेल एक्स को रिप्लेस कर देना है डेल आर से। क्या कर देना है? पहला लिख लीजिए, डेल एक्स इज रिप्लेस्ड बाय डेल आर, ठीक है? हेलो? यस सर। यस और दूसरा है डेल वाई, डेल वाई विल बी रिप्लेस्ड बाय आर डेल थीटा, आर डेल थीटा। सीआर इक्वेशंस में ऐसा कर दोगे तो आपको सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगी। याद रहेगा सबको? ठीक है? हेलो? यस सर। ठीक है, तो ये सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये जो लिखी हुई है ये सीआर, इनको ड्राइव करने का तरीका है। अब ये मैंने आपको क्यों कराया है, मैं एक दो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ आपको। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये कभी कभी आ जाते हैं, इसलिए मैंने करा दिया।
इनका कम यूज होता है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। ये स्क्रीन आपको शेयर दिख रही है, नहीं दिख रही? अभी दिखेगी, देखो मैं आपको स्क्रीन शेयर दिख रही है ये। यस सर। हाँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 सच दैट द फंक्शन इज एनालिटिक। वो कह रहा है कि C1 और C2 की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए फंक्शन एनालिटिक हो। कुछ नहीं करना, फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है? CR इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई होना ही होना चाहिए। तो इस फंक्शन से पहले u और v अलग अलग कर लो, उसके बाद CR इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालो, डेल u ओवर डेल x, डेल v ओवर डेल y, डेल v ओवर डेल x एंड डेल u ओवर डेल y, इनको आपस में CR इक्वेशन के बेसिस से कंपैरिजन कर दो, C1 और C2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, आपको पहले समझ में आया कैसे करना? नहीं समझ में आया तो मैं करूंगा इसको। ठीक है, लिख लो जल्दी से पहले, फाइंड द वैल्यू की। हेलो, हेलो, हाँ। यस चलिए सर। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करें। सबसे कई बार वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। C1 C2 कुछ नहीं करना है, इन दोनों क्वेश्चन में CR इक्वेशन सेटिस्फाई करानी है। जब CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने जाएंगे तो C1 C2 की वैल्यू और अपने आप निकल आएगी। ठीक है, तो वो करना कैसे, सॉल्यूशन बताऊं मैं आपको कि आप कर पा रहे हैं? सॉल्यूशन हियर, अब सबसे पहले u और v लिख लीजिए। u कितना दे रखा है बेटा यहाँ? u इज इक्वल टू, जिस इक्वेशन में ये आई ना हो वो रियल पार्ट आपका u हो जाता है, ये वाला टर्म हो गया। और v इज इक्वल टू हो जाएगा v इज इक्वल टू ये वाला पार्ट हो जाएगा।
आपको पता है निकालना क्या है? हेलो, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालिए बेटा। हेलो, हाँ बेटा, इनके पार्शियल डेरिवेटिव्स, क्योंकि हमें सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कराने के लिए क्या चाहिएगा? पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो उतना क्या निकालना है आपको? डेल यू ओवर डेल एक्स। डेल यू ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा बेटा आपका? हाँ, पहले वाले फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करिए पार्शियल। एक्स से करेंगे 2x हो जाएगा यहाँ, और माइनस का 2y हो जाएगा। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब डेल यू ओवर डेल वाई कर लो। वाई करेंगे तो देखिए, वाई का टर्म है ये, तो यहाँ हो जाएगा 2c1, यहाँ हो जाएगा वाई और माइनस का 2x। ठीक है, ये आपका आ गया डेल यू ओवर डेल। ऐसे ही हम निकालेंगे डेल बी ओवर डेल एक्स और डेल यू। दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, अब निकालेंगे डेल बी ओवर डेल एक्स। बी का मतलब इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2c2 एक्स और प्लस का 2y। डेल वी ओवर डेल वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई किया तो माइनस का 2y, माइनस 2y और प्लस का 2x। ठीक है, हेलो, since function is analytic, then del u over del x del u over del x is equal to del v over del। ठीक है, इंप्लाइज करेगा ये हाँ, कुछ समझ में आया? हाँ जी, ये दोनों आपस में इक्वेट हो जाएंगे। फंक्शन एनालिटिक। हाँ, ये तो ये दिख रहा है कि ये आपस में बराबर है, तो इसमें तो कुछ इंप्लाइज करने की जरूरत है नहीं। पहले और देखो, ये तो आपस में इक्वेशन बराबर है तिरछी वाली, मतलब डेल यू ओवर डेल एक्स, ये देखो आपस में बराबर है। दिख रही है नहीं दिख रही? दिख रही। और दूसरी इक्वेशन हमारी है एंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सही, एनालिटिक कैसे प्रूव हुई सर इक्वेशन? प्रूव नहीं हुई है, उसने उल्टा कहा है, आप समझ नहीं रहे क्वेश्चन को, यही तो प्रॉब्लम है बेटा। उसने ये कहा है कि C1 और C2 की वैल्यू बताओ अगर फंक्शन एनालिटिक हो तो। उसने क्या कहा है कि फंक्शन एनालिटिक है, ये वाला जो फंक्शन दे रखा है ये एनालिटिक है, इसमें C1 C2 की वैल्यू क्या होगी?
समझ में ओके आया और सर, नहीं आया? ओके ओके सर, आगे। एनालिटिक ऑलरेडी उसने दे रखा है हमें, तो एनालिटिक का मतलब है कि उसके नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी। तो पहली वाली इक्वेशन सेटिस्फाई आ रही नहीं आ रही, और दूसरी वाली इक्वेशन हम अपनी मर्जी से मानेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू माइनस का और डेल वी ओवर डेल एक्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, डेल यू ओवर डेल वाई की वैल्यू कितनी आई, ये वाली आई, ये वाली आई। ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस कर लगा दीजिए, किसमें, इसमें माइनस लगा दीजिए, इसमें, इसके सारे टर्म में माइनस लगा दीजिए। ये भी माइनस का और ये भी माइनस का हो जाए, दोनों में माइनस लगाना है ना बेटा। अब y वाला टर्म y से कंपैरिजन होगा और x वाला टर्म x से, तो बताइए C1 C2 की वैल्यू कितनी आई? हाँ जी सर, बताइए। देखो पहले x वाले टर्म को कंपेयर करो, ये भी x वाला टर्म है और ये भी x वाला टर्म है, हाँ, तो ये आ जाएगा विच इंप्लाइज, ये आ जाएगा आपका -2, मैं ले लेते हैं, कॉपी कर लेता हूँ, इनके गुणांक कॉपी कर लेंगे, -2c इज इक्वल टू -2, तो है ना, ये तो करेंगे आप। c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, c2 इज इक्वल टू, हाँ जी सर, सर 1 और 1 आ जाएगा, बहुत -1। शानदार, बहुत शानदार। अब दूसरे वाले से हम करेंगे ये वाला, दूसरे वाले से हम, -1। हाँ बिल्कुल वही जाके लेके आना, पर मैं लिख दूँ थोड़ा सा, ये पेपर पेन नहीं है बेटा, इज इक्वल टू -2y, ये प्राइस करेगा, y तो हटा ही दीजिए बेशक से, तो ये हो गया C2 C1 इज इक्वल टू -2, which implies C1 इज इक्वल टू 2 से 2 कट जाएगा, C1 इज इक्वल टू, समझ में आया? तो C1 की -1 वैल्यू के लिए और C2 के लिए वैल्यू 1 के लिए ये फंक्शन एनालिटिक होगा। इसके अलावा कुछ रखोगे तो मे बी ये एनालिटिक ना हो। एनालिटिक होने की क्या कंडीशन हो गई, वैल्यूज क्या हो गई, C1 C2 की, ये आपकी वैल्यू है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है। सेकंड वाला पोलर इक्वेशन वाला है बेटा, तो मैंने अभी पोलर इक्वेशन लिखवाई है, इसीलिए मुझे पता था कि 1-2 क्वेश्चन पोलर वाले आ जाते हैं। कुछ नहीं करना, जो इक्वेशन है ना बेटा, ये इक्वेशन, इन्हीं में पहले तो पोलर इक्वेशन क्या लिखना है, सॉल्यूशन में सबसे पहले ये लिखता हूँ, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन CR इक्वेशन, इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट्स है ना, वो मैं लिख देता हूँ, यही वाली इक्वेशंस लिखनी है बेटा, मैं लिखूंगा इन्हीं दोनों इक्वेशन को। पहली वाली ये, इसमें क्या बताया था मैंने अभी, क्या करना है आपको, डेल यू ओवर डेल आर। हाँ, एक्स के प्लेस पे डेल यू ओवर डेल, वाई के प्लेस पे आर डेल थीटा। ठीक है, मैंने लिख दिया, तो यहाँ तो हो जाएगा डेल यू, आर एक्स के प्लेस पे आर आ जाएगा डायरेक्ट, और ये यहाँ आ जाएगा आर, और वाई के प्लेस पे आ जाएगा थीटा, है ना, ये बताया था मैंने अभी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ याद हो गई साहब, इक्वेशन ही याद हो जाएंगे आपको, कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं, हमें ये इक्वेशन यूज करके पी की वैल्यू निकालनी है।
तो इसमें अब सॉल्यूशन कर दो क्लियर। हाँ जी, u इज इक्वल टू क्या दे रखा है, कौन सा, u इज इक्वल टू दे रखा है तो r स्क्वायर cos 2 थीटा है ना, और v इज इक्वल टू कितना दे रखा है, v इज इक्वल टू कितना दे रखा था, r स्क्वायर sin p थीटा। अब आप कर लोगे या मैं करके बताऊं, सर पी की वैल्यू 2 आ रही है। p की वैल्यू 2 आ रही है ना, यस सर 2। हाँ हाँ वो एक ही बात है, सही है, समझ में आ गया कैसे करना है। हेलो, यस सर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन डिफरेंशिएबल ना हो वो क्वेश्चन क्या होता है, वो एनालिटिक नहीं होते, कई बार प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे एक क्वेश्चन आता है मॉड जेड, मॉड जेड क्या हो सकता है, कई बार ये जीरो पे ही डिफरेंशिएबल होता है। इसमें इस स्लाइड जो दिखाई थी उसमें अभी शेयर कर दूंगा, उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस था। एक मॉड जेड स्क्वायर है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बेसिकली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही डिफरेंशिएबल होते हैं, तो वो उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही एनालिटिक होंगे, बाकी जगह वो एनालिटिक नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चन लास्ट वाली स्लाइड में दे रखे थे। जेड इंटू जेड बराबर जेड बार बराबर होता है जेड नोट का स्क्वायर। ये सब चीजें आपको याद रखनी है ना। तो ये तो था रहा एनालिटिक के बारे में, इसमें और भी कई क्वेश्चंस आते हैं, फिलहाल उनको हम नहीं बात करेंगे। हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है हार्मोनिक फंक्शंस। ठीक है, मैं इसको ये मैं शेयर कर दूंगा आपको आज। ठीक है, आप इसको देख सकते हो, है ना। इसमें तो कुछ ही क्वेश्चन कराए, मैं तो आपको ज्यादा क्वेश्चन कराए। अब आपको नेक्स्ट स्लाइड में आज आपको बताने जा रहा हूँ हार्मोनिक फंक्शन। कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिए। ये सर हाँ बेटा, हेलो हाँ सर, बताओ, मैं ये सुन। मतलब जो सेकंड मॉड्यूल की सारी स्लाइड आप शेयर कर दीजिएगा सर आप। बेटा जो मैं स्लाइड अभी एक्चुअली मेरे पास इतनी ही स्लाइड थी, सेकंड मॉड्यूल की सारी स्लाइड मैं आपको शेयर करूंगा, लेकिन वो मुझे भी मिली नहीं है, जैसे ही मिल जाएगी सारी स्लाइड। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरे पास है, ये मैं आपको दे दूंगा। ओके सर। आप वरीड ना हो, मैं देखो जैसे जैसे मुझे आपके लिए मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको शेयर करता रहूंगा। आप उसके लिए ओके वरीड सर। होंगे तो कोई फायदा नहीं है, जब तक मुझे ही नहीं मिलेगा मैं आपको कहां से दूंगा। चलिए, अब ये आता है क्वेश्चन, व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, और क्वेश्चन 101% आता है, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। ये इसकी डेफिनेशन है, रियल वैल्यू फंक्शन, आइदर यू और वी जो भी हो, ये हम लोग किसी भी फंक्शन की बात करते हैं। फिलहाल तो यहाँ यू की बात कर ली है, कोई भी फंक्शन है यहाँ यू वी एफ जी जो भी कुछ है, ए रियल वैल्यू फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई is said to be harmonic function if it has continuous partial derivatives of first and second order and satisfy the well-known Laplace equation in two variables. Means if this equation is satisfied, then u is called harmonic function. Del square u over del x square plus del square u over del y square is equal to 0. अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, then function is said to be harmonic. क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक, ये वो ऐसे करके है। जैसे एग्जांपल ले लिया है हमने, एग्जांपल u इज इक्वल टू दिस इज ए हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना आपको, ये सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं, आप तो सिंपली क्या करें, इसके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालें, डेल यू ओवर डेल एक्स, डेल यू ओवर डेल वाई, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दें, उनका अगर एडिशन 0 आ रहा राइट हैंड साइड में तो आप समझ लीजिए कि वो हार्मोनिक है, अदरवाइज वो हार्मोनिक नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन आ गए, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर हार्मोनिक। पहला क्वेश्चन, u is equal u x y is equal to the power x cos y is harmonic, ये प्रूव करना है।
कुछ नहीं करना आपको, e टू दी पावर x cos y का 2 बार डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो ये आया। इसी का विद रेस्पेक्ट टू y करिए पार्शियली 2 टाइम्स, तो ये आया। दोनों टर्म्स को ऐड कर दीजिए, ऐड किया, राइट हैंड साइड में वैल्यू आ गई 0, हेंस द फंक्शन इज हार्मोनिक। क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ बेटा? हेलो? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अब यहाँ होंगे, जैसे ये सारे क्वेश्चन थे। अब ये आता है, ये प्रूफ नहीं करना आपको, आपको सिंपली याद रखना है, एक स्टेटमेंट है कि इफ एफ जेड इज एनालिटिक, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके दोनों ही से u और v दोनों ही हार्मोनिक होते हैं, एंड वाइसा वर्सा, उल्टा भी होता है कि अगर हमें एनालिटिक फंक्शन चेक करना है तो उसको हार्मोनिक भी शो करना चाहिए। समझ में आया? ये नहीं आया? So that the real and imaginary parts of analytic function are harmonic, and these are called harmonic conjugate of each other. ठीक है? हेलो? तो इस पे बेसिस पे, हाँ जी सर वो वाला पीछे वाला थ्योरम समझा दीजिए। इसको डेरिवेशन नहीं समझना, डेरिवेशन बात ही मत करो, ये पुरानी स्लाइड्स हैं, इनको डेरिवेशन की बात मत करो। फिलहाल तो आप एक बात याद कर लीजिए, किसी भी एनालिटिक में दो पार्ट होते हैं, एक यू पार्ट जिसे हम रियल पार्ट बोलते हैं, एक वी पार्ट जिसे हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वी के साथ आई लगा होता है, ये तो आपको पता है ना? यस सर। तो यू और वी दोनों अलग अलग हार्मोनिक होते हैं, वो ये कहना चाह रहा है। यू को चेक करोगे तो भी हार्मोनिक निकलेगा, वी को चेक करोगे तो भी हार्मोनिक होगा। ठीक है? ओके सर। और इन्हीं को हम एक u और v को आपस में हार्मोनिक कंजुगेट बोलते हैं, एक दूसरे का क्या बोलते हैं? हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ ईच अदर। किसी एनालिटिक फंक्शन के दो हिस्से होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों ही हार्मोनिक होते हैं और हार्मोनिक कंजुगेट कहे जाते हैं। ठीक है? फिलहाल इस लेक्चर के लिए आपको हार्मोनिक कंजुगेट भूल जाना है, आपको एक ही चीज याद रखनी है कि हार्मोनिक कैसे प्रूव किया जाता है। क्वेश्चन आएगा, शो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक, चाहे वो 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो, चाहे आई टेन इनवर्स y अपॉन x हो, चाहे e टू दी पावर x cos y हो, चाहे e टू दी पावर x sin y हो। हाइपरबोलिक में भी टर्म्स हो सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? हेलो? यस यस सर। हाँ ठीक है, तो अब कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, मैं आज के लिए इतना ही बताऊंगा आपको। इस स्लाइड में तो हार्मोनिक कंजुगेट की बात कर रखी है, जो आपको नहीं करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, हार्मोनिक कंजुगेट कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, ये आप इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपको नहीं करना। इस स्लाइड में तो हार्मोनिक कंजुगेट की बात कर रखी है, आपको यही तक बात करनी है, इससे आगे बात नहीं करनी। ठीक है? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। आज आपको क्या करना है, एक तो एनालिटिक फंक्शन चेक करने हैं, एक अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है C1 C2 की, और तीसरा हार्मोनिक चेक करना है। इतना काम आज के लिए होना चाहिए। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है बेटा, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज मैं अब स्लाइड्स को स्टॉप करूंगा। बताइए, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो। अब क्वेश्चंस छोटे छोटे, बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दीजिए। वहां उसका डायरेक्टली आंसर लिखना होगा आपको, ऑब्जेक्टिव आएगा, हल्का फुल्का कराने के लिए, क्लाइंट का कराने के लिए आ सकता है। मान लो कोई फंक्शन दे दिया, वो पूछ लिया इसका हार्मोनिक। ऑनलाइन ही होगा या नहीं सर पेपर? हाँ, पेपर के 99.99% केसेस में ऑनलाइन ही होगा। ठीक है? ओके। हाँ, तो उसके बेसिस से आप तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। हम भी आपके बीच बीच में हेल्प करेंगे, एक आध क्विज करा देंगे आपको, ऑनलाइन क्विज करा देंगे, लेकिन वो अभी नहीं कराएंगे। जिस दिन हमारी क्लास नहीं होगी उस दिन के लिए प्लान करेंगे, बट आप सब लोगों को प्रेजेंट रहना पड़ेगा, तभी क्विज का मतलब है। मैं आपके लिए क्विज प्रिपेयर करूंगा ऑनलाइन, जिससे आपको ऑनलाइन अपीयर करना पड़ेगा। ठीक है? मैं आपको यस। लिंक भेजूंगा, उससे आप ज्वाइन करेंगे और आपको क्विज जैसा ही लगेगा वो, जैसे आप क्विज कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता लग जाएगा कि मैंने गलत किया सही किया।
आपको यस सर, पता- quizzes.com पर ना। हाँ हाँ वही करा देंगे, ठीक है। ठीक है, हेलो। यस सर। चलिए तो मैं आपके लिए यस सर। क्विज तैयार कर लूंगा मैं आपको इस बारे में। आज के लिए इतना ही, लेकिन इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें आप लोग, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ओके, ठीक है बेटा, मैं इसको स्टॉप करता हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। एक असाइनमेंट दूंगा मैं अभी आपको, तो वो असाइनमेंट भी आपको मुझे जल्दी जल्दी सबमिट करना है ना। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, 5-7 क्वेश्चन ही दूंगा मैं आपको, पर आप करिएगा जरूर, है ना। चलिए, और किसी का कोई ओके क्वेश्चन, सर। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। नो सर। चलिए, ठीक है। आप पढ़ पा रहे हैं, तैयारी व्यारी कर रही हैं, आप बुक वगैरह ले गए हैं अपने साथ, नहीं ले गए हैं? आपके पास क्वेश्चन करने के लिए स्कोप है, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए? सर आप सेंड कर देना, हाँ, बेटा। सेंड कर देना पीपीटी वगैरह जो भी क्वेश्चन है वो भी सेंड कर देना। बेटा मैं आपको एक बुक बुक सेंड की थी, आपने बुक खोली सर है वो? उसमें तो पूरे पूरे क्वेश्चन है, लेकिन जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं आप सर वो भेज देना। बेटा वो क्वेश्चन तो देखो ऐसा है कि वो क्वेश्चन ऐसा तो होता नहीं, बने हुए होते हैं, वो बनाने पड़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये प्रॉब्लम रहती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐसे ही फॉर्मुलेशन में कहीं मिल नहीं जाएंगे आपको। सारी बुक्स में सब सब्जेक्टिव ही होते हैं, उन्हीं में से हमें छांटने पड़ते हैं, उसको क्रिएट करना पड़ता है ऑब्जेक्टिव। और क्रिएशन बहुत आसान नहीं होता। तो अब मैं भेज भी दूं, उसी का क्विज करा लूं, वो सब चीजें एक साथ नहीं हो पाएंगी, इतना मत करो। फिलहाल ओके आपको सर, ओके। जो भी बुक में है उनकी प्रैक्टिस करो। फिर क्विज में कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको क्विज में करा देंगे। 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन दे देंगे आपको, 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आया मेरी बात? हेलो। यस सर। हाँ तो बेटा यस मैं, सर। अब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको यहाँ एक्सरसाइज के लिए भी क्वेश्चन बना के दे दूं, और इतने क्वेश्चन में कहाँ कब तक बनाऊंगा, है ना। ये मेरे लिए भी थोड़ा टिपिकल रहेगा। फिलहाल एक्सरसाइज अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको एक्सरसाइज भेज देता हूँ, इसमें आप क्वेश्चंस करके देखें। और दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आपको करना क्या है। एक तो एनालिटिक प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन है वो करने हैं। दूसरा दूसरा क्या करना है, C1 C2 और ये अननोन फाइंड करने वाले ये क्वेश्चंस करने हैं। तीसरा हार्मोनिक वाले, इतने ही क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज में ढेरों क्वेश्चंस हो सकते हैं, 50, 60, 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। आपको सब पे दिमाग नहीं लगाना है, फिर से मैं बता दूं, क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो मैं आपको भेज दे रहा हूँ। चलिए, अभी मैं आपको व्हाट्सएप कर दे रहा हूँ, आप उसको चेक